किसी ने क्या खूब कहा है कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। हम चले थे यहाँ से एक मंजिल पाने के लिए, ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ, माना ये जाता है कि अगर आपके पास झउआ भर का साहस है और गठरी भर की लगन है तो आप जिंदगी की किसी भी परीक्षा में असफल नहीं माने जाएंगे। फिर चाहे कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या फिर परिवेश, कोई भी मायने नहीं रखता है। नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य और आज हम एक खास व्यक्ति से बातचीत करने वाले हैं। वो खास व्यक्ति वो हैं जो कि तहजीब की नगरी लखनऊ से आते हैं। उनका नाम है निशान सिंह। अभी हाल में ही यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में इन साहब का भी नाम दर्ज था। तो आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के माध्यम से इनकी इस यात्रा को समझने और पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है तो आप भी इस परीक्षा को देकर उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी बन सकते हैं। तो हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और मेरे भी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच आदित्य। आज इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले एक नाजुक सा क्वेश्चन ये है कि अभी नौकरी पा गए हैं सरकारी, वो भी अव्वल दर्जे की नौकरी मिली है, आप उसमें खुश हैं या फिर जिस विभाग में आपकी नौकरी लगी है या जिस पद पर लगी है उसमें सरकार के साथ काम करने वाले हैं उसके लिए ज़्यादा खुश हैं? देखिए आदित्य, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों ही आपके जो प्रश्न हैं वो दोनों ही मतलब सूटेबल हैं आज के समय में। जैसा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने देखा है कि $2 ट्रिलियन की इकॉनमी हमको बनाना है, तो इस जॉब के थ्रू जो है हमको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और चैलेंजेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो उनको एक्सेप्ट करके हमको आगे बढ़ना है। इसलिए ये जॉब बहुत ही प्रेफरेंशियल है और मेरे लिए बेनिफिशियल भी रहेगी और गवर्नमेंट के लिए भी। अच्छा, ये तो जान लिया कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है और शुरुआती शिक्षा उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरी पारिवारिक भूमिका ये रही है कि मेरे पिताजी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। ये डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे 2019 में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में सचिवालय में कार्यरत थे ये। अच्छा। और मदर मेरी हाउसवाइफ हैं और हमारी शिक्षा दीक्षा जो भी है वही इसी फैमिली बैकग्राउंड में ही हुई है हमारी। अच्छा, अब आपने बता दिया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, आपकी शुरुआती शिक्षा क्या रही, आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से, फिर ग्रेजुएशन की बारी आती है, इसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए। जी, मेरी हाई स्कूल की एजुकेशन जो है महर्षि विद्या मंदिर से हुई थी और जिसमें मैंने 3rd रैंक प्राप्त की थी अपने पूरे स्कूल में। उसके बाद इंटरमीडिएट भी मैंने महर्षि विद्या मंदिर से ही किया था, उसमें मेरी फर्स्ट डिवीज़न रही थी। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया बीटेक में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरी ब्रांच थी। और उसके बाद फिर मैं पीसीएस की तैयारी में लग गया था। अच्छा, तो ये पीसीएस आप बता रहे पीसीएस की तैयारी में लग गए, कि पीसीएस कहाँ से आ रहा दिमाग में आपके कि पीसीएस भी किया जा सकता है, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? देखिए, इसके बारे में तो मेरे पापा बचपन से ही गाइडेंस देते आए थे कि उनको आईएएस या फिर पीसीएस की तैयारी करनी है। और वो उनका भी गवर्नमेंट का बैकग्राउंड रहा है, वो भी सर्वेंट रहे हैं गवर्नमेंट के, तो उन्होंने ही शुरुआत से ही गाइडेंस किया हुआ था इस बारे में। तो वहीं से ही मुझे फिर मिल गया था कि यही करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पूरी तरह से कि पीसीएस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, क्या पेपर रहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्री की। प्री में 2 पेपर रहते हैं आपके, एक का रहता है आपका जीएस का, दूसरा रहता है आपका सीसेट। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर में जीएस के पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें? देखिए, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसमें लगभग सभी कुछ इंक्लूडेड होता है। उसमें हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमी होता है, एनवायरनमेंट होता है, करंट अफेयर्स होता है, और भी जो मल्टी डाइवर्स जितनी भी हैं कंटेंट हमारे वो इंक्लूड होते हैं। जैसे सोसाइटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सभी कुछ करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके। अच्छा, अब आपने बताया कि करंट अफेयर्स रहता है, हिस्ट्री रहता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट वाइज आपने इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई थी? जी। तो इसके लिए कौन कौन सी बुक्स रेफर की थी आपने? देखिए, इसके लिए जो है मेरा वैसे तो टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो इधर स्विच करने के बाद जो है मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी आई क्योंकि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके लिए आप जो है एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल भी आपका नॉलेज नहीं है नॉन टेक्निकल का तो आप एनसीईआरटी की क्लास 6 से बुक्स स्टार्ट करिए। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा जो भी बैकग्राउंड मिलेगा उसको आगे चल के इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन कोर्स बुक्स आती हैं वो आपको स्टडी करना है।
अच्छा, इसमें एक ये रहता है ना कि आपके इसमें तो ऑप्शनल वाला रहता है कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आपने जब बुक्स पढ़ रहे थे उस समय, क्या आपने उसके लिए साथ साथ नोट्स बना रखे थे, शॉर्ट नोट्स, या फिर उसी में टिक करके ऐसे ही पढ़ रहे थे उसमें? देखिए, स्पेशली मैंने बुक से कोई नोट्स तो नहीं बनाए थे, मैंने बुक्स में ही साइड में कमेंट लिख देता था। जो चीज़ अलग लगती थी या फिर जिसके बारे में कभी नहीं सुना था मैंने, तो उसके बारे में शॉर्ट नोट बगल में स्टिकी नोट से चिपका दिया और उसी को पढ़ते रहते थे। अच्छा अच्छा, उसी में ऐसे ही चिपका देते थे और उसको रिवीजन के तौर पर जी। देख लेते हैं। अच्छा, अब आपने ये बता दिया, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीसैट में। जी। इस दोनों में से मतलब किसमें ज़्यादा आपका स्ट्रांग था पार्ट, ये सीसैट वाला था या फिर आपका जीएस वाला पार्ट आपको ज़्यादा लग रहा था स्ट्रांग आपका? देखिए, फोकस तो वैसे जीएस पे ही होता है लगभग सभी स्टूडेंट्स का, और सीसैट जो होता है उसमें हमें 33% जो है मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर होने की वजह से लोग इस पर कम ध्यान देते हैं और ज़्यादातर ध्यान इसमें जीएस में दे देते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, दोनों को बराबर ही वेटेज देना है, क्योंकि सीसैट आजकल ऐसा आने लगा है जो जिसमें काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए भी प्रिपरेशन का टाइम देना पड़ेगा सीसैट के लिए। अच्छा अच्छा, ये भी होता है कि क्या अगर सीसैट नॉट क्वालिफाइड है, अगर फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड है तो आप क्वालिफाइड पढ़ जाएंगे? नहीं, सीसैट आपको क्वालिफाई करना ही है, 33% मार्क्स लाने ही हैं आपको। इवन डेसिमल का भी डिफरेंस आ जाता है ना, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो अच्छा। इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, डू नॉट टेक इट लाइटली। अच्छा, तैयारी की आपने और आप बता रहे हैं कि सेकंड पेपर मायने रखता है कि सीसैट वाला इंपॉर्टेंट है, 33% लाना। अच्छा, क्या इसके लिए आपने कोई मॉक टेस्ट भी दिए थे कि जैसे अपने आप को चेक करना है हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं, या कहाँ से इसके लिए क्या तैयारी की थी, मॉक टेस्ट वगैरह भी थी? देखिए, मैंने स्पेशली मॉक टेस्ट तो दिए नहीं थे, मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनका रिवीजन किया था, और जो टॉपिक जैसे मैंने कभी नहीं पढ़े थे, जैसे साइंस एंड टेक में आपका ये विटामिन एंड ये आते हैं ना, तो इनके बारे में पढ़ने के लिए मैंने लूसेंट रिफर किया था वो अच्छा। ठीक है, मैंने मॉक तो नहीं दिए थे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काफ़ी फोकस किया था और उसकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी बनाई थी। अब ये बताइए कि आप जो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी, जीएस के खासकर पेपर पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी रहती है? देखिए, जीएस पेपर की बात अगर की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ कवर हो जाती है, सारा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है, तो हमें ध्यान देना होगा करंट अफेयर्स पे। उसके लिए देखिए, न्यूज़पेपर सबसे ज़रूरी है आज के समय में। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर्स पूरी तरह से जो है आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। अच्छा, ये आप न्यूज़पेपर बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका मीडियम क्या है एग्जाम का। अच्छा। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जनसत्ता जरूर पढ़िए। ये 2 न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से जब आप पेपर पढ़ लेते हैं तो फिर क्या उसके साथ साथ क्या उसमें से भी कुछ चीज़ें छांटनी होती हैं, उनको भी लिखना होता है, या फिर ऐसे नॉर्मली पेपर पढ़ लिए यहाँ फिर चीज़ें आती रहती हैं फिर देखा जाएगा, या फिर उसमें से कुछ नोट डाउन करके अलग से कुछ बनाना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है? देखिए, इसके लिए जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी वो ये है कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए आपका, जो कुछ भी सिलेबस में है उसके हिसाब से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है हम वो टॉपिक्स का नोट्स बनाएंगे जो चीज़ आपकी मंथली मैगजीन में कवर नहीं होती है। अच्छा, इसके साथ साथ मंथली मैगजीन भी पढ़नी है? जी। मंथली मैगजीन आप किसी भी इंस्टीट्यूट की पढ़ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैंने मोस्टली जो है विजन आईएएस की मंथली मैगजीन फॉलो की थी, तो वो अच्छी है, काफ़ी कंटेंट उसका कवरेज जो है वाइड है, तो आप उसको ले सकते हैं, और जो चीज़ मैगजीन में कवर नहीं है वो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं प्री हो जाता है उसके बाद मेंस पर। अच्छा, ये प्री और मेंस के बीच में कितना गैप मिलता है? देखिए, प्री और मेंस के बीच में लगभग जो है 3 महीने का गैप मिलता है। ये जो गैप होता है ये सफिशिएंट टाइम होता है कि आप अपना रिवीजन कर सकें, मल्टीपल रिवीजन जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, जैसे आपके बताया प्री में, तो प्री में आपने जब क्लियर कर लिया तो उस समय प्री के और मेंस में जो प्री का समय था पढ़ने का वो आपको कितना घंटा लगता था दिन, मतलब एवरेज कि प्री के लिए आप कितना पढ़ लेते थे? देखिए, प्री के लिए मोस्टली जो है 3 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, और आइडियल टाइम वो होता है जब आपका बजट और सर्वे आ गया होता है, उसके बाद सही अगले दिन से आपको प्री के लिए स्पेशली पढ़ना स्टार्ट कर देना है।
उससे पहले आपने जो मेंस का पढ़ा होगा वो तो ठीक है, उसके बाद से आपको प्रीलिम्स का ही पढ़ना है। मेनली फोकस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होना चाहिए। अब हम मेंस पर बात करेंगे। मेंस में एक 4 जीएस के पेपर लिखने होते हैं और एक हिंदी का लिखना होता है और फिर एसे का। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदी की। क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की हिंदी के लिए? देखिए, हिंदी में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मेरा हिंदी का बैकग्राउंड नहीं है। इंग्लिश में ही मैंने ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश में ही हाई स्कूल इंटरमीडिएट सब कुछ था। तो हिंदी में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो अच्छा। उसके लिए मैंने पहले जो है हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर जो है मेरा एक फ्रेंड था, उसके नोट्स मैंने यूज़ किए थे। आर के नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उससे बहुत अच्छा लेटर कवरेज हो जाता है और जितना भी मतलब सिलेबस है हिंदी का वो सारा कवर हो जाता है आर का। अच्छा, हिंदी में क्या क्या कौन कौन सा पोर्शन आता है, किस तरह से उसको भी मतलब लिखना होता है आपको? डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है? जी जी। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से सेक्शन इंक्लूड रहते हैं? देखिए, इसमें एक तो पैराग्राफ आता है, उसकी व्याख्या मांगता है ये। तो उसमें आपको जो अंडरलाइंड होता है वर्ड्स, उसको आपको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना होता है। पैराग्राफ से ही आप उसको कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आपका वो अपना व्यू जानना चाहता है जो आंसर होता है, तो इसमें आपको अपने व्यू डालने होते हैं, उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना होता है जो भी अंडरलाइंड होता है। अच्छा। आप उसमें किसी भी पेपर का ज्ञान जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अपनी ही भाषा में आपको समझाना है। किसी भी पेपर का ज्ञान? जी। देखिए, जैसे मैंने क्या किया था कि एथिक्स का पेपर हमने, उसमें एथिक्स में हम पढ़ते हैं सुकरात और अरस्तु के बारे में। तो उसको भी मैंने कोट करके इसमें डाल दिया था कि उनकी भाषा में ये इसका संदर्भ ये निकाला जा सकता है। तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और चीज़ों को आप अंडरलाइन जरूर करिए। अगर आप किसी थिंकर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जो है बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, एक बॉक्स बनाकर उसको बॉक्स में डाल दीजिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एसे पर। एसे माना जाता है कि आप किताब भी पढ़ लीजिए, है ना, वहाँ पर 22 लाख आप जो पढ़ के गए हैं वो आ जाता है तो आप तब तो आपकी किस्मत के धनी माने जाते हैं। नहीं आता है, उसके ऊपर बताइएगा। और फिलहाल आप एसे के बारे में बताइए कि आपके यहाँ से क्या क्या पढ़ के गए थे आप? देखिए, ऐसे जो एक ऐसा पेपर है वो आपकी रैंक डिसाइड करता है। अगर आपका ऐसे का पेपर बहुत अच्छा चला गया तो बहुत अच्छी रैंक भी आएगी। तो इसके लिए आपको फिर से न्यूज़पेपर जो है आपको हेल्प करेगा। अच्छा। अगर आप चीज़ों को करंट से रिलेट करके डाल देंगे और आपका ऐसे स्ट्रक्चर्ड है, एक कोहेरेंट वे में है, तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी कुछ अप्रोचेस होती हैं वो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें एक तो आपका ऐसे होगा वो मल्टी डायमेंशनल कवर करना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, लीगल हो गया। ये आपको कवर करना है। इतने सारे डायमेंशंस तो आपको उसी ऐसे में कवर करना है और ये सारे पॉइंट आपके कनेक्टेड भी होने चाहिए आपस में। दूसरा ये है, दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप अपने ऐसे को किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे किसी स्टोरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उसमें आप स्टार्ट करेंगे और एंड भी जब करेंगे ऐसे में तो वापस इंट्रो पे ही आ जाएंगे, तो हमें एक कनेक्शन दिखेगा दोनों पूरी स्टोरी कि आप जहाँ से स्टार्ट किए थे फिर उसी से कनेक्टेड करते हुए आप वहीं पे लाए। अच्छा, ये आपने बता दिया कि किस प्रकार से हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, किस पैराग्राफ से उठा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हम जब लोग लिखते हैं तो उसमें कई चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, एग्जाम्पल्स भी रहते हैं वो। अच्छा, क्या इसके लिए क्या हम डिफरेंट टाइप के पेन्स भी हाईलाइट करने के लिए लिख सकते हैं कि वो ज़्यादा प्रभाव रहता है कि ऐसे कंटेंट आपका सही होना चाहिए? नहीं, देखिए, कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। पेन आप ब्लैक और ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा कोई मतलब पेन्स जो है वो प्रोहिबिटेड है। अच्छा। वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट ज़्यादा आपका मैटर करता है। ये मैटर करता है कि आपने डायग्राम बनाया है अगर आवश्यकता है तो, वरना ऐसे जो होता है वो आपके राइटिंग स्किल्स चेक करता है मोस्टली। अच्छा, ये क्या, जैसे आप किसी भी इस पर आ गया कि टॉपिक पर आ जाता है या फिर क्लाइमेट चेंज पर आ जाता है या महिलाओं के ऊपर आ जाता है, तो क्या ऐसे लिखते समय जैसे हमारे पास कम समय है या पेजेस हमारे पास कम है, तो क्या हम उसको पॉइंट वाइज ऐसे लिख सकते हैं, उसको पॉइंट बना करके कि 1 2 3 ऐसे करके, या फिर डिस्क्रिप्टिव ही लिखना पड़ता है उसमें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, इसमें ये है कि जैसे सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन थोड़ा सा करना होता है। पेपर स्टार्ट होने से पहले जो है आपको 10-20 मिनट देने पड़ेंगे। तो जो आपके आंसर बुकलेट का जो लास्ट पेज होता है उसमें एक रफ स्पेस दिया होता है, उसमें आप ब्रेन स्टॉर्मिंग ये कर लेंगे कि मेरा इंट्रो कैसा रहेगा, बॉडी में क्या लिखूंगा, मैं कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, और उसके बाद जो है जब हम लिख रहे होंगे तो हम उसको पीछे रिफर कर लेंगे और उसी स्टाइल में हमको जाता है। ठीक है, इसमें पेन पेंसिल ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बस मैटर ये करता है आपका
आपका कंटेंट कैसा है। ब्लैक और ब्लू पेन मैं रिकमेंड करूँगा। अच्छा जी। अच्छा, कभी आपके साथ ये नहीं हुआ कि जो है पेपर देने गए और आपका जो पढ़ के गए हो ऐसे ना आया हो, उसमें कहीं भी मैच ही ना कर रहा हो, सिचुएशन क्या रहती है उस समय आपकी? देखिए फिर से वही बताऊंगा मैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग में यही हमको करना होता है। जब ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करेंगे तो उसमें सारे फैक्ट्स आपको एक ही जगह पे ला के रखना है, और जितना भी GS 1 2 3 4 का नॉलेज है आप ऐसे में डाल सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होता है, इससे सारी डायमेंशंस कवर हो जाएंगी। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, तो आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर का सिनेरियो इसमें लगा सकते हैं, या फिर जो आपको मैंने अप्रोच बताई पॉलिटिकल इकोनॉमिकल वाली, वो भी लगा सकते हैं। तो इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आप पूरा लिख भी लेंगे इसमें। अब हम बात करने वाले हैं GS पेपर फर्स्ट की। आप ये बताइए कि उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, क्या मतलब चीज़ें आती हैं उसमें, और आपकी स्ट्रेटजी क्या रही इसमें? देखिए GS 1 की बात की जाए तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर आता है, मेडाइवल हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, यूपी बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा। तो ये सारे कंटेंट हमको इसमें कवर करना होता है। अच्छा, तो आपकी जैसे आपने बताया कि मेडिवल हिस्ट्री भी रहता है और करंट का भी रहता है और जियोग्राफी भी रहता है, तो क्या ये जियोग्राफी और ये हिस्ट्री पूरा आपने NCERT बेस्ड भी पढ़ा था या फिर कहीं और अदर सोर्सेज अपनाए थे? देखिए इनके लिए पहले तो NCERT से बेस बनाया जाता है, उसके बाद हम मेन कोर्स बुक की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ NCERT से भी काम चल जाता है, जैसे मैं कहूँगा कि ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में सिर्फ NCERT से भी काम चल जाता है, और थोड़ा सा एडिशनल के लिए आपको एक GC लियोन बुक होती है, उसको पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि मैंने फॉलो किया था। उसको 3-4 बार अगर आप रीडिंग मार लेंगे तो आपको मेंस में कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा लिखने के लिए। या कह रहे हैं रीडिंग मार लेंगे, मतलब रीडिंग मारना ही होता है कि उसको मतलब लिखना भी होता है? देखिए वो GC लियोंग जिस बुक की बात मैं कर रहा हूँ वो अपने आप में ही नोट्स है, तो उसको अच्छा। आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आपके सारे डाउट उसी में क्लियर हो जाएंगे। जो चीज़ नहीं क्लियर हो रही वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, पहले जैसे बताया था कि उसमें साइड में कमेंट्स लिख देंगे या फिर स्टिकी नोट से चिपका देंगे उसमें। आपने बढ़िया सा शब्द यूज किया है रिवीजन, इसके बारे में बताइए खुल के। मतलब रिवीजन कैसे, मतलब सुबह शाम या फिर यह रूटीन बना था, ये कैसे रिवीजन करते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, रिवीजन कैसे करें या कहाँ से करें या उसके लिए अलग से समय निकालें, तो वो बताइए यार, इसी में रिवीजन भी कैसे चलता रहा है? जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, जिससे कि आजकल के युवा भटके भी रहते हैं कि वो देखिए मल्टीपल सोर्सेज तो फॉलो करते हैं लेकिन बहुत ही मिनिमम रिवीजन करते हैं, जबकि स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए और मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। तो रिवीजन देखिए ऐसा होता है कि आपने जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ा और 3 दिन बाद भूल गए तो फिर उसको आप रिवीजन करिए। ऐसा नहीं हमको करना है कि हम सुबह पढ़े वही चीज और शाम को फिर उसी चीज का रिवीजन करना है। अच्छा। नहीं, आप खुद को उसको भूलने का टाइम भी दीजिए, उसके बाद रिवीजन पे आइए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या कंटेंट रहता है और उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी अपनाइए? देखिए जो पेपर 2 होता है उसमें पॉलिटी होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं और यूपी के भी कुछ स्पेशल होते हैं क्वेश्चंस, तो उस पर भी हमको कवर करना होता है। तो इसके लिए कुछ बुक्स भी हैं और करंट अफेयर से भी काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। अच्छा, तो आपने जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो बहुत लोग को ये लगता है ना जैसे कि अपने देश के रिलेशंस होते हैं या फिर इंटर स्टेट रिलेशन होते हैं, वो बहुत कायदे से हमको पता चल जाता है क्योंकि हमारा अटैचमेंट रहता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने में पहली बात पढ़ना ही और फिर उसके बाद समझना उसको, तो आपको कहीं ज़्यादा वो बोझ नहीं लगा या फिर ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी? नहीं, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें हमें ये पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, इंडिया के थ्रू उत्तर प्रदेश पे क्या पड़ेगा। अच्छा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर हम उन पर ध्यान देना तो एक स्टोरी की तरह भी हम इसको समझ सकते हैं कि हर तरफ से कैसी इक्वेशन चल रही हैं, इंडिया के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, और किसके थ्रू डिप्लोमेसी के थ्रू हम किससे जो है रास्ता बना सकते हैं अपना वो पूरा जो है कूटनीतिक और राजनीतिक जो है परिप्रेक्ष्य आप उसमें लगा सकते हैं। अच्छा, आपने क्या रिसोर्सेज अपनाए थे, सोर्सेज कहाँ से जुटाए थे आपने इसके लिए? क्या करें, सिर्फ न्यूज़ पेपर या फिर NCERT या फिर इसके अलावा भी कुछ और था? देखिए इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं बताऊंगा कि विजन आइज की जो मंथली आती है मैगजीन, उसका जो चैप्टर 2 होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। आप उसको ज़रूर कवर करिए और पिछले मंथ्स के भी जितने भी मिल जाएं उसमें से भी कवर करिए।
अच्छा। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिए, हिंदू में बहुत अच्छी कवरेज होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो उसको आप जरूर फॉलो करिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और जितने भी छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं आप उसको कोट कर सकते हैं, या फिर डेटा हो गया उसको आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। अच्छा जी। अब हम बात चलेंगे उस पर कि थर्ड पेपर पर, थर्ड पेपर में क्या कंटेंट रहता है और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? देखिए जीएस पेपर 3 जो होता है उसमें आपका इकोनॉमी आता है और एनवायरनमेंट आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, ये सब सारे कवर होते हैं इसी के अलॉन्ग जो सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, तो आपको तो इसमें हमें लगता है थोड़ा सा सहमत हो, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन का थोड़ा सा इसमें आ गया होगा, क्योंकि आपने जो बताया था कि ग्रेजुएशन में था आपके पास सब्जेक्ट, थोड़ा सा आपके लिए रिलायबल रहा होगा ये जीएस थर्ड पढ़ने के लिए। हाँ देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। थोड़ा बहुत जो भी करंट अफेयर्स में है, बायोटेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आते हैं उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है इसमें। अच्छा। बाकी तो हमारा सब कवर हो ही गया था, टेक्निकल बैकग्राउंड इनका रहता है। और इकोनॉमिक्स के लिए स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो उसके लिए मैंने कई बार एनसीईआरटी को रिफर किया और जो मेन कोर्स बुक होती है उनको भी रिफर किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन है वो हम पूछेंगे थर्ड पेपर के बाद। थर्ड पेपर में क्या, सॉरी फोर्थ पेपर में क्या कंटेंट रहता है और क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे आपने? देखिए फोर्थ पेपर जो होता है प्योरली एथिक्स बेस्ड होता है। तो एथिक्स का एक पूरा पेपर होता है, वो आपकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को चेक करता है, ऐसा पेपर ये होता है। तो बहुत ही अच्छा पेपर होता है और काफ़ी स्कोरिंग होता है ये। अगर आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो की होगी तो बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं। अच्छा, किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है एथिक्स में? हमने कभी पेपर नहीं दिया है तो हमको इतना अंदाजा नहीं है, तो आप बता दीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन मतलब रहता है उसमें, एक दो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए एक एग्जांपल मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे इस बार आया था कि आप करप्शन को कैसे डील करेंगे। आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं और आपके ऑफिस में करप्शन है, तो आप इसको कैसे डील करेंगे और करप्शन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। अच्छा, जब आप इतना पेपर लिख रहे होते हैं तो आपको ये कैसे पता चल जाता है कि हमको जो है इतना ही लिखना है कंटेंट, या कैसे पता चलता है? क्योंकि आपने अभी तक कोचिंग नहीं की है जी, तो आप अच्छा ये बता दीजिए हमको, कोचिंग की है कि नहीं की है? नहीं कोचिंग मैंने नहीं की है, सेल्फ स्टडी की थी और थोड़ा टेस्ट सीरीज भले मैंने ज्वाइन की हो लेकिन प्योरली कोचिंग मैंने नहीं की थी। अच्छा, तो कोचिंग नहीं की तो ये कैसे पता चलता है कि जो हम कंटेंट लिख रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो कितनी रिलायबल है कितनी नहीं रिलायबल है, ये कैसे पता चल जाता है? देखिए इसके लिए टेलीग्राम में हमने 3-4 फ्रेंड्स का एक सर्किल बनाया था, तो उसको पीयर लर्निंग या फिर पीयर रिव्यूइंग बोलते हैं। तो हम लोग आपस में ही एक दूसरे के आंसर को शेयर करते थे और चेक करते थे, जो भी कमियां होती थी हम एक दूसरे को बताते थे, तो इससे काफ़ी कंटेंट हमारा एनरिचमेंट हो जाता था। अच्छा, आपने बता दिया चालू पेपर जीएस के बारे में। संविधान है जिसमें आर्टिकल है, क्या आर्टिकल का प्रयोग भी करते थे उसमें लिखते समय, या किसी टॉपिक में आ गया कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड लिखना है या फिर हमारे गवर्नर से रिलेटेड लिखना है, तो क्या आप आर्टिकल यूज़ करते थे उससे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड? देखिए बहुत अच्छा सवाल ये भी है आपका। आर्टिकल बहुत बच्चों में टेंडेंसी होती है कि सारे आर्टिकल उनको याद करने हैं। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, आप सारे आर्टिकल नहीं याद कर पाएंगे, इतने ज़्यादा है इसमें आर्टिकल्स, आप क्या क्या याद रखेंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो कुछ भी न्यूज़ में रहा हो पर्टिकुलरली आप वो आर्टिकल ज़रूर याद रखिए, बाकी सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हाल ही में गवर्नर का चल रहा है, तो गवर्नर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सीधे आप आर्टिकल 161 या 162 से स्टार्ट करिए। आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, ऐसा है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर का। अच्छा, ये आर्टिकल ऐसे ही वन लाइनर का लिख देते हैं या फिर उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा 4-5 लाइनें बढ़ा करके, सिर्फ ऐसे ही राज्यपाल का दिया हुआ तो ऐसे एक लाइन में लिख देते हैं आर्टिकल? देखिए जो भी आर्टिकल का प्रोविजन है आप उसको क्लियरली लिख दीजिए कि उसका सेंस बन सके। सबको एग्जैक्ट प्रोविजन तो नहीं याद रहते हैं, लेकिन जो सेंस है वो बनना चाहिए उसका आर्टिकल का। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ऑप्शनल पर, क्योंकि अभी तो ऑप्शनल जो है आगे के पेपर्स में हटा दिया गया है, फिलहाल वो अलग मुद्दा है, उस पर अलग से बातचीत होगी। आपका ऑप्शनल क्या रहता है और आपने क्यों उसको चूज किया ये भी बताइएगा, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई उसके लिए? देखिए मेरा ऑप्शनल की बात अगर की जाए तो सोशियोलॉजी था, जिसका गाइडेंस मुझे मेरे सीनियर ने दिया था। एक आईपीएस सर हैं हमारे, अमित सर, उनका नाम लेना चाहूँगा मैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी पर्सनल गाइडेंस दी थी मुझे और अपने नोट्स भी शेयर किए थे, तो सोशियोलॉजी के लिए उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। और इस रही बात इसको चयन की, तो फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे डायमेंशंस कवर कर सकता है, तो हमको इसका यूज़ आपको एसए में भी मिल जाएगा
और GS1, GS2, GS3 सारे कंटेंट इसमें कवर हो जाते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन था। अच्छा, क्या सोर्सेज अपनाए इसके लिए आपने? इसके लिए देखिए एक नितिन सांगवान की बुक आती है सोशियोलॉजी की, वो फॉलो करना है। फोरम IAS के नोट्स आते हैं, वो फॉलो करना है। और महापात्रा सर के अगर आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं या ऑनलाइन क्लास हो जाती है तो फिर बहुत अच्छी बात है, वरना ये दो सोर्सेज भी आप फॉलो कर सकते हैं जो मार्केट पर अवेलेबल हैं। अच्छा जी, आपने बहुत बढ़िया से बताया है कि क्या क्या रिसोर्सेज अपनाए जा सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी बनाई जाती है। बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि आप आंसर राइटिंग जब लिख रहे होते हैं तो आप, अच्छा आपका ये हिंदी मीडियम था कि इंग्लिश मीडियम है? ये इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, तो क्या इसमें भाषा का भी खेल होता है कुछ कि हम बढ़िया सा एकदम हिंदी में अगर यूपी से पूछा जा रहा है तो लोग ऐसा मानते हैं तैयारी करने से पहले कि हम हिंदी में लिखेंगे तो बढ़िया माना जाएगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि किस भाषा को मतलब बढ़िया रिप्रेजेंट माना जाता है? और आपका इंग्लिश था तो आप हिंदी में लिखते तो क्या प्रभाव पड़ता? क्या आप चूज कर सकते थे क्या हिंदी? देखिए ये एक ऐसा सवाल है जिसमें काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जो इंग्लिश में लिखता है उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जो हिंदी में लिखता है उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। अच्छा। देखिए सरासर एकदम गलत है। मैं ये कहूँगा आपका जो भी मीडियम रहा है ग्रेजुएशन में या फिर हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट में, आप उसी को कंटिन्यू रखिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस भाषा में लिखा है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ईमानदारी से काम होता है। जी। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था इस बार? ये मेरा देखिए सेकंड मेंस था और लाइफ का पहली बार का इंटरव्यू था। मैंने इससे पहले कभी भी कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया अपनी लाइफ में, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, इसके अलावा भी कोई आप परीक्षा दे रहे थे? जी हाँ, इसके अलावा मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा जी। तो UPSC में क्या मतलब प्री या मेंस कहाँ तक पहुँचे? जी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया था 2022 में और मेंस दिया था उसका। अच्छा। मेंस तो नहीं क्लियर कर पाया था बट उसके बाद फिर इधर ये क्लियर हो गया था। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि मेंस हमने लिखा UPSC का, तो क्या बेसिक सा अंतर रहता है उसके जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं या प्रीलिम्स में जब आपने इसका और उसका पढ़ा, तो क्या बेसिक सा नज़र आपको अंतर नज़र आता है दोनों में? देखिए दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ये कहना चाहूँगा, और दोनों की अलग अलग अप्रोचेस हैं। UPSC के लिए आपको जो है वाई पे फोकस करना होता है, मतलब ऐसा क्यों है, उसके कॉजेज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, और आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। और रही बात UPPCS की, तो इसमें थोड़ा फैक्चुअल पेपर आता है और स्टेटमेंट बेस्ड उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। UPSC में क्या है कि 1 2 3 4 करके ऐसे करीब 7 स्टेटमेंट वो बना देते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो उसको एलिमिनेट करना और हर तरह से सारी स्ट्रेटजी उसमें अप्लाई करनी होती है, तो काफ़ी वो ट्रिकी बन जाता है। जबकि UPPCS में मोस्टली जो है 1 2 करके एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, बाकी वन लाइनर होते हैं और फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। अच्छा, आपने मेंस दिया था लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या दिमाग में चल रहा था उस समय जब नहीं हुआ है? अब क्या मतलब दिमाग में क्या, यही था कि नहीं हुआ तो हमारी कोई गलती रही होगी, जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं हम उसको अगली बार फिर से कवर करेंगे और जो भी मिस्टेक्स हैं उनको जो है रिपीट ना किया जाए। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कुछ डायग्राम बनाना हो या फिर उस प्रकार का कुछ चित्र बनाने को आता है तो आप बना सकते हैं या क्या उसके लिए होता है? जी देखिए आंसर राइटिंग में सबसे ज़रूरी होती है आपकी प्रेजेंटेशन। आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है और साथ ही साथ डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जितना भी पॉसिबल हो सके आप डायग्राम बनाइए। अगर जैसे उत्तर प्रदेश पे क्वेश्चन है तो आप उत्तर प्रदेश के मैप की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको ज़रूर से ज़रूर डाल लीजिए। और जैसे कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो आप नॉर्थ की कुछ डिस्ट्रिक्ट को याद कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट और साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर लीजिए, उनको मैप पे दिखा दीजिए और मैप को जो है बॉक्स में रख दीजिए, तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जितने भी जैसे किसी क्वेश्चन के टाइप्स हैं या कॉजेज हैं या इफेक्ट्स हैं जिसमें मल्टीपल पार्ट्स आते हैं, तो आप उसमें एक फ्लो चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हब एंड स्पोक का मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सके आप डायग्राम डालिए, इससे क्या है कि कॉन्टिन्यूटी भी ब्रेक हो जाएगी और जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी एग्जामिनर होगा। अच्छा, हाँ ये भी बेहतर है कि आप विजुलाइज कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, अब आपका क्या इरादा क्या रखते हैं और कि और अभी ट्राई करेंगे इससे बढ़िया कुछ बेहतर मिल जाए या अभी सफिशिएंट है, इतना इतने में ही सक्षम है, खुश हैं? देखिए खुशी तो है कि नौकरी लग गई है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी पोस्ट से सहमत नहीं हूँ। तो मैंने इस बार फिर से प्रयास देने का सोचा है, तो एक बार और प्रयास करेंगे और अच्छी रैंक आती है तो ठीक है। अच्छा, जो UPSC का आपका मेंस अभी नहीं निकला है, आने वाला है, क्या सोचा है
उसको इसके लिए भी ट्राई करेंगे। जी हाँ, यूपीएससी का भी फॉर्म भर दिया है तो उसके लिए भी ट्राई किया जाएगा। हम्म। देखते हैं जो लास्ट टाइम हमारी मिस्टेक्स हुई थी उनको रिपीट ना किया जाए और जो भी प्रॉब्लम आई थी यूपीएससी में वो उसको जो है टैकल किया जाए। अब हम थोड़ा सा चलना चाहेंगे आज के लिए युवाओं वाला क्वेश्चन है, जी। मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया। आप क्या मानते हैं कि आपकी इस पढ़ाई में जो यात्रा रही है उसमें मीडिया या सोशल मीडिया या इंटरनेट का कितना खेल रहता है? देखिए, इंटरनेट जो है मैं बताना चाहूँगा एक दो धारी तलवार टाइप का है। तो इसमें आपको जो है बहुत ही कॉशियसली इसको फॉलो करना है। अगर आप पॉजिटिव यूज करेंगे इसका तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर आप इसका निगेटिवली इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका मतलब बेड़ा गर्क भी कर सकता है, आपका कैरियर डुबो भी सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लिमिटेड इंटरनेट का यूज़ करिए। मैंने अपनी लाइफ में सोशल मीडिया जरा भी फॉलो नहीं किया था, मैंने सब कुछ बंद कर रखा था टेलीग्राम के सिवाय। अच्छा जी, टेलीग्राम ही था, उसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था? जी, कुछ नहीं था। तो बातचीत करनी हो तो सब कॉल पे, बाकी मैसेज भी चेक करना हो टेलीग्राम से, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, कुछ नहीं। कहीं भी कुछ भी मतलब डिस्ट्रैक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा, अब ये माना ये जाता है कि लोग जो है कहते हैं कि एग्जाम के पहले जो है, जब एग्जाम आ जाता है तो लोग जो है दुगनी पढ़ाई कर स्टार्ट कर देते हैं, मेहनत करने लगते हैं और कैपेसिटी नहीं होती उनकी तो वो बाहर नहीं जा पाते हैं। हेल्थ का कितना इसमें जो है जरूरी है कि आप हेल्थ आपकी सुरक्षित रहे पेपर के पहले, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा इस पर। जो हेल्थ का फैक्टर आप बता रहे हैं वो सबके साथ लगभग होता है। तो ये आपका सेक्रीफाइस और स्ट्रगल में ही काउंट हो जाएगा, मैं तो ये कहूँगा। साथ ही साथ जैसे एग्जाम आने वाला हो तो उस टाइम आपको इकट्ठा बर्डन नहीं लेना है। ये एक एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको एक प्रॉपर कोर्स फॉलो करना होता है। तो कॉन्टिन्यूसली आपको इसमें मेहनत करनी होगी। अगर आप पहले 10 घंटे दे रहे थे तो बाद में भी 10 घंटे दीजिए, बाद में उसको 14 या 18 घंटे नहीं करना है। एक प्रॉपर स्लीप सबसे ज़रूरी होती है, 7 घंटे की आप नींद लीजिए, ज़रूर लीजिए और अपने खाने पीने में बैलेंस डाइट पे ध्यान दीजिए। अच्छा, ये क्या आपने जैसे प्री में बताया था, क्या मेंस के लिए आपने एक्स्ट्रा कुछ समय बढ़ाया था पढ़ने के लिए कि उतना ही प्री जितना सब्जेक्ट रहता था? देखिए, मेंस में थोड़ा हमको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया और पोस्ट इंडिपेंडेंस का हो गया इंडिया, तो हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। और ये पहले से मैंने कवर कर रखा था, तो मुझे जब बीच में गैप मिला था तो मुझे इकट्ठा जो है कवर करने का वो बर्डन नहीं था। अच्छा। तो मैंने उस टाइम सिर्फ ये रिवीजन के लिए रखा हुआ था। अच्छा, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब आ जाते हैं अंतिम पड़ाव पर। अंतिम पड़ाव ये कहता है कि इंटरव्यू। आप ये एकदम कायदे से बताइए कि इंटरव्यू में जब आप एंट्री करते हैं उसके एंट्री करते समय दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्योंकि पढ़े तो बहुत सारा गठरी भर का है, लेकिन अब दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना, क्या पूछने वाले हैं, क्या होगा हमारे साथ। क्योंकि आपने बताया पहला इंटरव्यू है, कहीं कहीं दिमाग में ये भी चल रहा होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर हो गया तब इतने जो है मुश्किल के बाद पहुंचा है तो अब क्या होगा? अच्छा, पूरा बाकायदा स्ट्रेटजी बताइए कि क्या चला उस समय, आपके साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू कैसा रहता है आपका और कितने लोग फाइनल में थे? देखिए, इंटरव्यू एक लास्ट पड़ाव होता है हमारी जर्नी का, तो इस पे भी उतना ही ध्यान देना होता है जितना आपने प्रीलिम्स और मेंस में ध्यान दिया होता है। तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये मैं बताना चाहूँगा कि आपको एकदम फॉर्मल अप्रोच रखना है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो फॉर्मल होना चाहिए और ज़रा भी कुछ भी मतलब आप वैसा नहीं पहन सकते हैं, वर्कआउट टाइप का नहीं पहन सकते हैं। तो आपका एकदम फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। उसके लिए सूट मैं रिकमेंड करूँगा सभी को, और जैसी अभी मैंने शर्ट पहन रखी है आप ऐसी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लड़कियों के लिए मोस्टली साड़ी रिकमेंडेड होता है, तो वो भी फॉलो कर सकती हैं। अच्छा जी। और दूसरा सवाल आपका है कि इंटरव्यू में घुसते टाइम मेरी क्या फीलिंग थी, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा मैं बहुत नर्वस था उस टाइम। अच्छा। तो जैसे ही मैंने एंट्री की वहाँ पे तो सबसे मैंने फिर भी जो है नमस्कार किया, गुड मॉर्निंग किया, और उसके बाद जब उन्होंने बोला कि प्लीज टेक योर सीट तभी मैं बैठा, उसके बाद थैंक यू बोला मैंने, ठीक है। अच्छा। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, आपको एकदम से दरवाजा खोल के अंदर नहीं जाना है और मे आई कम इन पूछ के ही जाना है। अच्छा। तो बहुत सी छोटी चीज ऐसी हैं जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, पर वहाँ पर एक एक चीज मैटर करती है। कि मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो मेरे राइट साइड में ही एक लेडीज बैठी हुई थी पैनल में, तो उनका काम सिर्फ था ऑब्जर्वेंस। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रही थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं था, वो ये देख रही थी कि इनका आने का चलने का तरीका कैसा है,
और एटिकेट्स वगैरह हैं कि नहीं इनके अंदर, तो ये सब वो फॉलो कर रही थी। बाकी चेयरमैन सर ने उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, क्या कंडीशनल बेस कुछ क्वेश्चन था, जैसे पूछा जाता है कि आपको जो है इस एरिया का आपको बना दिया जाता है और इस प्रकार की कंडीशन रखी जाती है, क्या कहते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन था आपके साथ? देखिए मेरा जो इंटरव्यू था डायरेक्टली सर ने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ पे किया है, और उसके बाद से फिर सीधे वो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आ गए। तो ऑप्शनल पे ही सारा मेरा इंटरव्यू था और सभी टॉपिक्स में वो मेरा व्यू जानना चाहते थे। उसमें कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, वो मेरा व्यू जानना चाहते थे और मेरी एनालिसिस क्या है उस टॉपिक की वो जानना चाहते थे। जितना आपने पढ़ के रखा हुआ है अभी तक, उसको अपने दिमाग में आप विजुलाइज कैसे कर पा रहे हैं उस चीज़ को, वो आपको बताना होता है। जी। हाँ? अच्छा, आप क्या मानते हैं ओवरऑल आपका इंटरव्यू किस प्रकार का रहता है? बहुत साधारण है या फिर एकदम अव्वल दर्जे का, या फिर ठीक ठाक है कि हाँ जो सोचा था उसी लायक था? देखिए जब मैं बाहर निकला इंटरव्यू देके तो मैं खुद से ही सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मेरा मोस्टली इंटरव्यू जो है सॉरी पे गया था, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि मैंने 50 to 60% क्वेश्चन के जो है जवाब सॉरी पे दिए हैं, क्योंकि मैं उन लोगों को ब्लफ नहीं करना चाहता था। जो मुझे आता था उसको आप ईमानदारी से मैंने बोला, और नहीं आता था तो सॉरी सर, आप स्माइल करके आप सॉरी सर बोल सकते हैं, इतना चलेगा, बट आप उनको उड़ जरूर सवालों में उनको घुमाइए मत। ये बिल्कुल है कि आप झूठ नहीं बोल सकते या फिर आप बनावटी, अगर कुछ आपको नहीं आता है तो आप उसको सीधे सॉरी सर बोल दीजिए, आई डोंट नो, बस। अच्छा, अब हमारे पास हमारी टीम में कुछ ऐसे ही 4-5 सवाल हैं, उनको आपको सिर्फ 2 या 3 शब्दों में जवाब देना है, फटाफट वाला मामला। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर सिलेक्शन ना होता, उधर आपका मेंस भी नहीं हुआ है, क्या सोच रखते थे कि आगे कितना दौड़ेंगे, कितना जूझेंगे? देखिए इसमें ये था कि मैंने सोचा था कि अगर नहीं भी होगा तो फिर से देंगे। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और करेज है प्रिपरेशन का, तब तक आप ट्राई कर सकते हैं, हमेशा ट्राई करिए, मैं तो यही कहूँगा, हर आदमी के बस का होता है। अच्छा जी। मिनिमम या मैक्सिमम कितना पढ़ सकते थे? देखिए मैक्सिमम अगर बोला जाए तो 10-12 घंटे तक तो पढ़ना ही पड़ता था, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वाइड होता है, तो हमको इसको कवरेज करना, हर एक टॉपिक को हमें कवर करना होता है, आप इसमें कुछ स्किप नहीं कर सकते हैं। तो 10-12 घंटे मैक्सिमम चल जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम आप 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप प्रोडक्टिव पढ़ाई करिए उसमें। अच्छा। उस बीच आपको मोबाइल और इन सब से दूर रहना है, सारा फोकस आपका बुक पे ही होना चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो टाइम का अगर आप बेटर यूजेज कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन जो है कहाँ से मिलता है, या हिम्मत कहाँ से आ जाती है? किताबों से, किताबों को पढ़ करके, या लोगों से बातचीत करके, या विचारों पर डिस्कशन करके, कहाँ से कैसे उम्मीद मिलती है, साहस मिलता है? देखिए प्रोत्साहन की बात है तो मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, खासतौर से मेरे पापा ने, मेरे दादी ने और मेरे नाना जी ने, उन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, अच्छा, फिर भी हमने जो है, उन्होंने पूरा जो है सपोर्ट किया कि तुम पढ़ाई करो और किसी भी बात की टेंशन ना लो, हम लोग जब तक पढ़ा रहे हैं तो अपनी हिम्मत रखो। तो आप जो है इस यात्रा का सारथी जो है परिवार को मानते हैं, उन्होंने ये साथ दिया। अच्छा, मेडिटेशन या योगा में विश्वास रखते हैं? जी जी बिल्कुल। किस प्रकार का? देखिए मैं रोज सुबह योगा करता हूँ। मेरे नाना जी ने, फिर से मैं वही बताना चाहूँगा, मेरे नाना जी ने हमेशा मुझे सिखाया कि योगा से जो है आपका माइंड जो है बहुत कूल रहता है। तो मैं रोज सुबह करके आता हूँ योगा। तो इससे क्या है कि कंसंट्रेशन भी बना रहता है और आपको अपनी इंद्रियों पे, जिसको बोलते हैं ना, सारे 6 जो सेंसेस होते हैं उन पे कंट्रोल भी होता है। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रेटजी के लिए। अच्छा, आज के युग में अगर आपको सीखना है कुछ भी, तो किताबें ही बेहतर हैं या फिर मीडिया? देखिए मैं तो कहूँगा कि दोनों ही बढ़िया हैं। अच्छा। आजकल का देखिए मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। अगर आपको कोई भी सिचुएशन जो है मिस इन्फॉर्मेशन पर लगती है तो आप बेटर ये रहेगा कि उस चीज़ को बुक से वेरीफाई करें या न्यूज़पेपर से वेरीफाई करें। अच्छा। आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया में तरह तरह के फॉरवर्ड्स होते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड होंगे उस पर, तो उसको बच्चे क्या है कि फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा, जो भी ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं हमारे, जो संबंध में रखते हैं, उनसे ये कहूँगा कि आप ऐसे फैक्ट्स को तुरंत फेस वैल्यू पे मत लीजिए। आप चीज़ों को सबसे पहले वेरीफाई करिए और ज़रूर देखिए कि ये सत्य है कि असत्य है, क्योंकि एक छोटी सी गलती ना आपको साल भर के लिए महंगा पड़ सकती है। तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी इस यात्रा के दौरान आपने बहुत सारे आपके अनुभव भी रहे हैं, आपके सेक्रीफाइसेस क्या क्या रहे हैं इस यात्रा के दौरान, जो आपको लगता है वो बताइए। देखिए मैं इसके लिए अपनी एक पर्सनल वो स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा। ये जो है SSS फॉर्मूला पे बेस्ड है।
पहला एस ये है कि सेक्रीफाइस आपको करना है इस जर्नी के दौरान, दूसरा आपको स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है, और तीसरा है आपको जो है स्ट्रेटजी एक फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगे। जब तक आप ये एग्ज़ाम दे रहे होंगे और जब तक आप क्लियर नहीं कर लेंगे, ये ट्रिपल एस आपके पीछे लगे रहेंगे, और अगर आप इसको जो है सेल थ्रू कर जाते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। अच्छा, आपका फैमिली की तरफ से किस प्रकार का सेक्रीफाइस रहता है? देखिए, सेक्रीफाइस मैं यही बताना चाहूँगा जो मेरा काफ़ी पर्सनल था, कि मैं अपनी लाइफ में जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, मेरी दादी थी, तो उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो प्रीलिम्स की कुछ रिजल्ट का जो आया था उसके कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उनके फ्यूनरल में मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि मुझे सबने बोला कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी हम लोग कर लेंगे। तो वो उस दिन काफ़ी जो है मुझे बुरा भी लगा था कि अभी कहाँ पे हम किस उस पर फंस गए हैं, कि जिनको मैं सबसे ज़्यादा चाहता था उनको मतलब उनके फ्यूनरल पे भी नहीं जा पाया मैं। इस बात का बड़ा दुख हुआ था मुझे। अच्छा। लेकिन मैंने सोचा था कि ठीक है, अगर कुछ हो रहा है तो आगे चल के क्या पता कुछ अच्छा परिणाम ही निकलेगा, इसका देखते हैं। और वो अच्छा परिणाम इस प्रकार के होगा, दादी भी आपकी प्रसन्न ही होंगी, ये मानना है हमारा। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे संसाधन नहीं है उनके पास, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपको न्यूज़पेपर खरीदने पर भी नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम में कोई भी ग्रुप ऐसा ढूंढ सकते हैं जहाँ पे न्यूज़पेपर के PDF फॉर्मेट में मिलते हो। अच्छा। कटिंग पे आपको ज़्यादा बिलीव नहीं करना है। अगर कटिंग आप देख भी रहे हैं तो उसको एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करना है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है और मिस इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही कॉस्ट कर सकती है। तो डेफिनेटली आप एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए, PDF फॉर्मेट में मिल जाता है तो आप उसको पढ़िए, बट पढ़िए ज़रूर इसको। अच्छा। और दूसरा, आपने बोला कि जो भी रिसोर्सेज हैं, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम में एक ग्रुप है UPPCS 1 के नाम से। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये लोग देते हैं और सटीक इन्फॉर्मेशन रहती है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा, एक प्रीलिम्स की स्पेशल जो मैं बताऊँगा, इसको रामबाण कहेंगे हम। अच्छा। तो एक ई दृष्टि करके जो एक आँख वाली होती है बुक, आप उसको फॉलो करिए। आप उसको अगर 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स आपका पूरी फिंगर टिप पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो इससे बहुत अच्छा कवरेज मिलेगा। आप उसको कोट करके अपने मेंस में भी लिख सकते हैं। तो जितना आप उसका रिवीजन करेंगे उस बुक का, तो उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, तो फिलहाल बहुत सारे हमने प्रयास किया है भरसक कि आपसे जो है आपकी यात्रा रही उसके बारे में निगम निचोड़ लिया जाए आपको, ताकि किसी को भी मदद मिल सके। मेरा मानना ये है। तो ये थे हमारे साथ निशान सिंह, इनसे हमने बातचीत की है और झुआ भर के जो है क्वेश्चन दागे हैं इनसे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन रहता है जो लगता है कि आपको नहीं पूछा गया है तो आप कमेंट में पूछेंगे, तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि उसका जवाब दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और बहुत सारी स्ट्रेटजी को शेयर किया। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो आपका चैनल है जनहित में जारी जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके थ्रू जो है हमारे लाखों एस्पिरेंट्स के पास मैसेज पहुँच जाएगा, जो भी हमारे ग्रामीण परिवेश से बच्चे संबंध रखते हैं जी, उस पर अगर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। और जितना भी आपको गाइडेंस चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और मैं बाद में उसमें बता दूँगा जी। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद।